गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे हम आज शुरू करने वाले क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। दिस वाज द क्राउन रूल। 1858 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने निकाल दिया। अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रही थी। दिस सिग्निफिकेंस एक्ट वाज इनैक्टेड इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन as the first war of independence. The revolt of 1857 is also known as first war of independence or Sipai mutiny. This known as the Act for Good Government in India. So the Government of India Act 1858 is also known as Act for Good Government in India. Abolish East India Company and transfer the powers of government territories revenue to the British Crown. So all the powers related to government territory revenue यानी कि पैसे, उसके सारी ताकत ब्रिटिश क्राउन मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गई. Features of this act were as follows. It provided the India henceforth was governed by in the name of Her Majesty. It changed the designation of the Governor General of India to Viceroy of India. He, Viceroy, was direct representative of the British Crown in India. Lord Canning thus became the first Viceroy of India. तो अब इंडिया को डायरेक्टली रूल करेगा ब्रिटेन. तो इंडिया को डायरेक्टली रूल करेगा ब्रिटेन इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, क्योंकि उस टाइम पर क्वीन विक्टोरिया क्वीन थी. तो इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, हर मैजेस्टी. तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन थी उसको चेंज करके नया नाम दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया. और फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग. Thus became the first vice. So Viceroy Lord Canning थे first Viceroy. Ended a system of double government, abolishing board of control and code of director. तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से तो जो विलियम पिट द यंग थे, तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने विलियम पिट द यंगर ने डबल गवर्नमेंट बनाई थी. तो डबल गवर्नमेंट में थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाद में आया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से. तो इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया. तो डबल गवर्नमेंट ख़त्म हो गई. इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वेस्टेड हिम द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया और उसको पूरी कंप्लीट अथॉरिटी दी गई इंडिया की. तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में एक कैबिनेट के मेंबर थे. मतलब हमारे पास जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ के भी एक कैबिनेट के वो मिनिस्टर थे. तो वो रहते थे लंदन में. और ये किसको रिपोर्ट करते थे? वाइसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश की मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट को. तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ये जवाबदेही थे. और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने लॉर्ड स्टैनली. It established a 50-member Council of India to assist Secretary of State of India, and the council was an advisory body. The Secretary of State was a chairman of the council. तो Secretary of State बनाया गया और Secretary of State प्लस उसकी 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई. एक काउंसिल थी जो उसको असिस्ट करती थी, मतलब हेल्प करती थी. वो एक एडवाइजरी काउंसिल थी, तो उसको एडवाइस देती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के को लॉज बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में, डिसीजन लेने में एडवाइस करती थी. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनका उस काउंसिल का चेयरमैन था. 15 मेंबर की काउंसिल थी. इट कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज द बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी जो 15 मेंबर की काउंसिल थी, ये मिलकर बनाते हैं एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाते हैं. और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर ये कुछ गलत डिसीजन लेगा या फिर अगर कुछ भी इनके ऊपर केस होगा तो इनको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में. और कोर्ट कौन से कोर्ट में? इंडिया और इंग्लैंड की कोर्ट में इन लोगों को चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई भी केस हुआ. It must be noted that the act not substantial way altered the system of government prevailed in India, but confined it to improvement of the machinery by which Indian government was to be superintendent and control in England. तो ये जो एक्ट था उसने ज़्यादातर सिस्टम मतलब जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, लेकिन
थोड़े इंप्रूवमेंट किए थे गवर्निंग मशीनरी में, जिससे इंग्लैंड इंडिया के ऊपर रूल कर सके। अब इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909, 3 काउंसिल एक्ट्स आए। तो अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of the country. It pursued of this policy of association. 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892, 1909. The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitution and political history of India. तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियंस को हम लॉ मेकिंग प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी इन्वॉल्व करेंगे, मतलब उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, सभी फील्ड्स में इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए गवर्निंग प्रोसेस में। तो इसके लिए 3 एक्ट्स निकाले गए 1861, 1892, 1909। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो ये 3 काउंसिल एक्ट्स इसलिए लाए गए थे ताकि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई जाए। तो ये 3 काउंसिल एक्ट्स लाए गए थे ताकि इंडियन का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में हो सके। तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन मतलब उनको भी इन्वॉल्व करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। इट मेड ए बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इट थस प्रोवाइडेड द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन एक्सपैंडेड काउंसिल। In 1862, Lord Canning, the Viceroy, nominated 3 Indians in the Legislative Council: Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Roy. तो अब इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई, तो ये कहा गया कि जो वाइसरॉय है, मतलब लॉर्ड कैनिंग जो थे, उनको कहा गया कि आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब जो लॉ बनाने वाली काउंसिल है, उसमें आप इंडियंस को इन्वॉल्व कीजिए। तो वाइसरॉय ने 3 इंडियंस को इसमें नॉमिनेट किया। वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर रॉय। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to Madras, Bombay presidencies. It thus reversed the centralization tendency of Regulating Act of 1773, which reached its climax in Charter Act of 1833. This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy and provided the provinces. तो 1773 से सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी शुरू हुई, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान बनाने की कोशिश की गई। और 1833 में जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो सारी प्रेसिडेंसीज़ की लेजिस्लेटिव पावर छीनकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। तो मतलब सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी 1773 में सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, 1833 में उसका क्लाइमेक्स हुआ, और इसके बाद अब 1861 से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। मतलब 1861 में जो लेजिस्लेटिव पावर्स प्रोविंसेस से ली गई थी, उन्हें वापस कर दी गई। मतलब अब प्रोविंसेस खुद लॉ बनाएंगे अपने रेस्पेक्टिव स्पीयर्स ऑफ एक्शन में। It provided for the establishment of new legislative council for Bengal, Northwest Frontier Province, Punjab, which were established in 1862, 1886, 1897 respectively. तो जो लेजिस्लेटिव पावर अब वापस की गई थी, उसके लिए अब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब वो एक काउंसिल में बैठ के तो लेजिस्लेटिव लॉज बनाएंगे, तो उसके लिए काउंसिल बनाई गई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर, बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर। It empowered the viceroy to make rules and orders for the minor convention transactions of business in the council. It also gave the recognition to the portfolio system introduced by Canning in 1859. Under this, the members of the viceroy's council was made in charge of one or more departments of the government and was authorized to issue the final order on behalf of the council on the matters of his department. तो वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन मिली इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। तो पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब हर एक मिनिस्टर को, आज की डेट में हर एक मिनिस्टर को एक एक डिपार्टमेंट की अथॉरिटी दे दी जाती है, मतलब होम, फाइनेंस, एजुकेशन। तो ये उनके पोर्टफोलियोज हो गए। तो हर एक मिनिस्टर एक सेपरेट डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, तो उस रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए खुद डिसीजन लेगा। तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। और जो उसकी काउंसिल थी, उसके काउंसिल के हर एक मेंबर को एक या उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स दे दिए गए थे, जो उन डिपार्टमेंट्स पे अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में डिसीजन लेते थे। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज 6 months। तो वाइसरॉय को एक स्पेशल पावर दे दी गई, मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई थी वाइसरॉय को। तो ये ऑर्डिनेंस का यूज़ करके वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी हैं, उनके डिसीजन को ओवरराइड करके एक इमरजेंसी केस में एक ऑर्डिनेंस, मतलब एक
ऑर्डर पास करता है जिसका ड्यूरेशन होगी 6 मंथ्स। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी है फिर भी वाइसरॉय के पास ये ताकत है कि उनके डिसीजन को ओवरराइड करके वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिसके टाइम पीरियड होगा 6 मंथ, मतलब 6 मंथ तक वो ऑर्डिनेंस वैलिड रहेगा। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हाँ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिला था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था और पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 and increase the additional non-official members in central and provincial legislative council but maintain the official majority। तो 1892 में अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर पे है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रोविंसेस में है, इन दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया। मतलब नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर नथिंग बट इंडियन मेंबर्स। तो इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियन मेंबर्स की मेजॉरिटी मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी थे। ऑफिशियल मेंबर्स ब्रिटेन्स के मेंबर हो गए, नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स हो गए। मतलब ब्रिटिशर्स अभी भी उन लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन जो इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडियन मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी, उसे बढ़ाया गया। इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दे गिव देम द पावर टू डिस्कस बजट, एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव्स। द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1860। तो 1892 में बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब आप बजट भी डिस्कस कर सकते हैं। असल में तो ब्रिटिश इंडिया में बजट इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में, लेकिन उसको रिकग्निशन मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से। तो बजट को रिकग्निशन मिल गई थी 1892 के थ्रू। इट प्रोवाइडेड नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय एंड द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे, वो नॉमिनेट किए जाते थे वाइसरॉय के थ्रू। और वाइसरॉय को कौन रिकमेंड करता था? वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकमेंड करती थी वाइसरॉय को, और वाइसरॉय नॉमिनेट करता था थोड़े इंडियंस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और यही सेम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता था गवर्नर। और गवर्नर किसकी रिकमेंडेशंस पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की रिकमेंडेशन पे, म्यूनिसिपैलिटीज़ की रिकमेंडेशन पे, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चेंबर्स। दिस एक्ट मेड लिमिटेड एंड डायरेक्ट प्रोविजंस ऑफ यूज ऑफ इलेक्शन टू फिलफिल सम नॉन ऑफिशियल सीट बोथ इन सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द वर्ड इलेक्शन हाउएवर वाज नॉट यूज्ड इन द एक्ट। द process described as nomination made through the recommendation of certain bodies। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा और वाइसरॉय को रिकमेंड करेगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वोटिंग करती थी, इनडायरेक्ट वोटिंग करती थी, और उसके थ्रू जो रिजल्ट्स आते थे वो वाइसरॉय को नॉमिनेट करती थी, वाइसरॉय उन्हीं को नॉमिनेट कर देता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और सेम मेथड प्रोविंसेस में भी। तो एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ इलेक्शन, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शंस इस वक्त किए गए थे, लेकिन वे इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे और एक्ट में इलेक्शन, ये वर्ड इलेक्शन यूज़ नहीं किया गया था। लेकिन हाउएवर ये जो रिकमेंडेशंस के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर पे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार करते थे, वो इलेक्शन के थ्रू ही करते थे, लेकिन इलेक्शन वर्ड कहाँ भी यूज़ नहीं किया गया था। तो अब हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉर्ली और वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। तो इसलिए इसे मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60 एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल लेवल पे लॉज बनाती थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रोविंस लेवल पे लॉज बनाती थी, दोनों की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया, मतलब दोनों में मेंबर्स को बढ़ाया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 पहले मेंबर्स थे, उसको 60 किया गया। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, पर लेकिन हर एक प्रोविंस में अलग अलग स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, यूनिफॉर्म नहीं थी, लेकिन हर एक प्रोविंस में स्ट्रेंथ बढ़ाई गई थी। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, इन द सेंस वहाँ पे ब्रिटिश मेंबर ज़्यादा थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा थे।
नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियन मेंबर्स ज़्यादा थे। तो प्रोविंस पे हमारे इंडियन मेंबर ज़्यादा थे और सेंट्रल लेवल पे ब्रिटिशर्स ज़्यादा थे। To enlarge the deliberative function of the Legislative Council at both levels, for example, the members were allowed to ask supplementary questions and move resolution on the budget and so on. तो डेलिब्रेटिव फंक्शंस मतलब बातचीत करने के, आर्ग्यू करने के, बहस करने के, जो क्वेश्चन पूछने के जो फंक्शंस थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाए गए, बोथ सेंटर एंड प्रोविंस। तो दोनों के मेंबर्स के डेलिब्रेटिव फंक्शंस बढ़ाए गए, मतलब थोड़ी पावर इंक्रीज की गई। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन द विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। तो जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, उसमें फ़र्स्ट टाइम इंडियन को अलाउ किया गया। तो जो पहले इंडियन थे जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में का पार्ट बने, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP सिन्हा। ये थे फर्स्ट मेंबर और ये एज अ लॉ मेंबर बने थे। मतलब आपको बताया था ना इससे पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 में 1892 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। 1861 में ही पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इन्होंने कौन सा पोर्टफोलियो संभाला? इन्होंने लॉ का पोर्टफोलियो संभाला। It introduced a system of communal representation for Muslim and accepting the separate electorate under the Muslim members were to be elected only by the Muslim voters. Thus, the act legalized communalism. Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. तो अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? अब सपोज करिए एक एरिया में 5 लोग रहते हैं और इस ये पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और ये एक मुस्लिम पर्सन है। तो अगर इस एरिया में, अब ये एक पर्टिकुलर एरिया है कंट्री का, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे एक मुस्लिम ही इलेक्शन के लिए खड़ा होगा और इस पॉपुलेशन में जो मुस्लिम मेंबर्स है वही इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे। मतलब इलेक्शन में खड़ा भी मुस्लिम ही होगा और वोट देने की पावर भी मुस्लिम्स को ही होगी। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया, मतलब कम्युनिटीज़ को बांट दिया गया, हमारी सोसाइटी को बांटने की कोशिश की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो लॉर्ड मिंटो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इनको कहा गया फादर ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट। It also provided for separate representation of presidencies, corporations, chamber of commerce, universities and ज़मींदार। तो कॉरपोरेशंस को, चेंबर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेशन मिला, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला। तो यहाँ पे इस एक्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हो गई? एक तो प्रोविंस लेवल पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब प्रोविंस पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस की मेजॉरिटी दी गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन बने जो एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बने थे। और कम्यूनल इलेक्टोरेट मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्यूनल इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को। अब बात करेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, क्योंकि तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉन्टेगू और वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे क्लेम्सफोर्ड। तो ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की जाएगी इंडिया में। एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने का इंटेंशन था ब्रिटिशर्स का। तो फीचर ऑफ दिस एक्ट वर इट प्रोवाइडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन into two categories, namely central subjects and provincial subjects. This classification was done by devolution of rules framing under the act. These rules facilitate the delegate of the authority from the center to province. In this way, the act relaxed a central control over the provinces. Central and provincial legislative is authorized to make the laws on the respective list and subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. तो हर एक सब्जेक्ट को
दो कैटेगरीज में बांटा गया, यानी कि डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट हुआ। फर्स्ट था सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स था उस पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगी, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उस पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगी। लेकिन जो पॉलिटी थी वो पॉलिटी यूनिटरी थी, मतलब स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड था, यूनिटरी था। इट फर्दर डिवाइड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर इन रिजर्व। द ट्रांसफर सब्जेक्ट्स इंक्लूड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, while रिजर्व सब्जेक्ट्स इंक्लूड पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, प्रिजन्स, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स में आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस एक्सेट्रा, और रिजर्व सब्जेक्ट में आते हैं पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस। और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स थे इन पर लॉ बनाएंगे, और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएंगे गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, और रिजर्व सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाएंगे गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब रिजर्व सब्जेक्ट में कुछ भी लॉ बनाए, मतलब गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो भी लॉ बनाएगी वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेही नहीं। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसकी मेजोरिटी है? इंडियंस की मेजोरिटी है। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स पर अगर आप कुछ भी लॉ बना रहे हो तो इंडियंस कुछ सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन जब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में आप लॉ बनाओगे तो आप प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आंसरेबल होंगे। This dual scheme of governance was known as diarchy. The term divided into Greek word diarch, which means double rule. However, the experiment was largely unsuccessful. तो यहाँ पे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात की गई। तो आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ने प्रोविंस लेवल पर डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी, मतलब डबल रूल। और डबल गवर्नमेंट से फ़र्क है। जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1892 में आया था, वो पिट्स इंडिया एक्ट से ये 1784 में, जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में आया था उससे ये डबल रूल अलग है। वो डबल गवर्नमेंट थी और ये डबल रूल है। It introduced for the first time bicameralism, direct elections in the council. Thus, the Indian Central Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of upper house, council of state, and lower house, legislative assembly. The majority of the members of both the houses were chosen by direct elections. तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बाईकैमरल कर दिया गया। बाईकैमरल मतलब जो आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट है वो बाईकैमरल है। दो हाउसेस बना दिए, एक हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली। और दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब डायरेक्टली पीपल वोट करेंगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से और ये चुने जाएंगे। It required that the 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council other than Chief Commander in Chief would be Indian. तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 से एक मेंबर इंडियन हो गया और फर्स्ट मेंबर था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 ने ये कहा कि एक नहीं 3 मेंबर्स इंडियन हो गए, मतलब 50% ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियंस होगी। लेकिन अभी भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ थी वो 6 ही थी, लेकिन जो इंडियंस होंगे वो कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते। It extended the principle of communal representation by providing the separate electorate to 6 Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 से सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कम्युनल इलेक्टोरेट मिला था सिर्फ मुस्लिम्स को। अब ये कम्युनल इलेक्टोरेट 6 को भी एक्सटेंड कर दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया और यूरोपियंस को भी दे दिया गया। मतलब अब इन सब को सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब इनके इलेक्शंस में यही ठहरेंगे, मतलब जिस भी एरिया में ये मेजॉरिटी में है इनके इलेक्शन में यही ठहरेंगे और इनकी कम्युनिटी के लोग ही इनको इलेक्ट करेंगे। It granted the franchise to the limited number of people on the basis of property and tax and other qualifications. तो जो अब ये तो कह दिया गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो दोनों हाउसेस में लोग वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, लेकिन जो इलेक्टोरल था वो बहुत ही लिमिटेड था, मतलब बहुत लिमिटेड लोगों को वो वोट कास्ट करने की पावर दी गई थी वो लोग। और ये क्राइटेरिया ये रखा गया कि आपकी मिनिमम इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या फिर आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, या फिर आप इतना टैक्स भर रहे हो, तभी वोट देने की ताकत दी गई थी। It created a new office of High Commissioner of India in London and transferred some of his functions
परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थोड़े काम थे, उन थोड़े कामों को हाई कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस को बनाया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थोड़े कामों को, जो एजेंसी वर्क होते हैं, वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वो सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्विसेज। तो एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जिससे सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट होते थे। ये बनाया गया था 1926 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1996। It provided appointment of the statutory commission to inquire the report। मतलब ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा और वो ये इंक्वायर करेगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1980 है कैसा वर्क कर रहा है। मतलब वो कमीशन कब बैठाया जाएगा, गवर्नमेंट इन द ईयर 1929। It proposed the establishment of Chamber of Princes, also known as Narendra Mandal. The chamber was inaugurated in 1921. It consisted of 120 members, that is princes of 108 states and 12 representatives of other states. It is headed by Viceroy. It facilitated the consultation and decision on the matters of common interest. तो एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया, उसमें इसको नरेंद्र मंडल कहा गया था। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1921 में। इसमें 120 मेंबर थे जिसमें से 108 प्रिंसेस थे, स्टेट के प्रिंसेस थे, और 12 रिप्रेजेंटेटिव दूसरे स्टेटों से थे, और वाइसरॉय इसका हेड था। तो जो कॉमन इंटरेस्ट, मतलब इन सब के कॉमन इंटरेस्ट पे बात आएगी तो इस नरेंद्र मंडल में उसके बारे में डिस्कशन किए जाते थे। साइमन कमीशन, अब आपने ऊपर के पॉइंट में ही पढ़ा था कि 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वर्किंग को इंक्वायर करेगा। लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में एक कमीशन अपॉइंट कर दिया गया था, ये था साइमन कमीशन। The British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report the conditions of India under the new constitution। तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब ये कमीशन बनाया गया था बाय लॉ, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, इससे ये कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। इस 7 मेंबर का एक कमीशन था, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। 7 मेंबर का कमीशन था इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वेर ब्रिटिश एंड हेंस द पार्टीज बाइकॉटेड द कमीशन। तो जो 7 के 7 मेंबर्स थे ये सारे ब्रिटिशर्स थे। तो इसकी वजह से ही हमारी इंडिया के सारी पार्टीज जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एक्सेट्रा सब ने इसे, और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो HSRA ने भी इसे बाइकआउट कर दिया। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज, इंडियन पार्टीज ने साइमन कमीशन को बाइकआउट कर दिया। The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of hierarchy, extension of responsible government in provinces, establish a federation. The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of hierarchy, extension of responsible government in provinces, establishment of federation of British India, the princely state, continuation of the communal electorate and so on। तो जो साइमन कमीशन थी, साइमन कमीशन ने 1930 में उनकी रिपोर्ट दी। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट 1930 में सबमिट की और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो डायरकी, मतलब जो डबल रूल था प्रोविंसेस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बाद जो डबल रूल डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट की, इसको अबॉलिश कीजिए, प्रोविंस से हटाइए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाइए प्रोविंसेस में, और एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाइए प्रिंसली स्टेट का, जहाँ पे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होगी और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। और कम्युनल इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था हर एक कम्युनिटी को, इसको कंटिन्यू कीजिए। ये सारी रिकमेंडेशंस थी साइमन कमीशन की। और एक नेहरू रिपोर्ट भी बनाई गई थी जो 1929 में सबमिट की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के अंडर बनाई गई थी। To consider the proposal of the commission, the British government convened 3 round table conferences and representative of British government, British Indian and princely state। तो लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लोग, प्रिंसली स्टेट्स के लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तीनों मिलके डिस्कशन करेंगे फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाने के लिए। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट सबमिट की गई थी, नेहरू रिपोर्ट पर बात हुई, इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बात हुई, और जिन्ना ने उसके 14, मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके 14 पॉइंट्स दिए थे। तो ये इन सब चीज़ों पर, और कुछ कमिटीज़ भी बैठी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उन कमिटीज़ की रिकमेंडेशन को, इन सब को 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
डिस्कस कर एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सबमिट प्रिपेयर किया गया था और द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन सर्टेन चीज़ेस, और इन सारी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था थोड़े चेंजेस के बाद, और इन सब को मिलाकर बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बहुत ही एक लेंदी एक्ट था। अब इस बीच हुई एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में आया। अगस्त 1932 में आराम से मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि हम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो कम्युनल अवार्ड के मतलब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को, सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, The commission submitted its report in 1930 and recommended the abolition of diarchy, extension of responsible government in provinces, establishment of Federation of British India, the princely state, continuation of the communal electorate and so on. तो जो साइमन कमीशन थी, साइमन कमीशन ने 1930 में उनकी रिपोर्ट दी। साइमन कमीशन ने रिपोर्ट 1930 में सबमिट की और उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो डायरकी मतलब जो डबल रूल था प्रोविंसेस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बाद जो डबल रूल डायरकी इंट्रोड्यूस की थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट की, इसको अबॉलिश कीजिए, प्रोविंस से हटाइए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाइए प्रोविंसेस में, और एक फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाइए प्रिंसली स्टेट का, जहाँ पे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस होगी और प्रिंसली स्टेट्स होंगे। और कम्युनल इलेक्टोरेट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था हर एक कम्युनिटी को, इसको कंटिन्यू कीजिए। ये सारी रिकमेंडेशंस थी साइमन कमीशन की। और एक नेहरू रिपोर्ट भी बनाई गई थी जो 1929 में सबमिट की गई थी। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू के अंडर बनाई गई थी। To consider the proposal of the commission, the British government convened 3 round table conferences and representative of British government, British Indian and princely state। तो लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लोग, प्रिंसली स्टेट्स के लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये तीनों मिलके डिस्कशन करेंगे फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाने के लिए। तो इसमें नेहरू रिपोर्ट सबमिट की गई थी, नेहरू रिपोर्ट पर बात हुई, इसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बात हुई, और जिन्ना ने उसके 14, मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके 14 पॉइंट्स दिए थे। तो ये इन सब चीज़ों पर, और कुछ कमिटीज़ भी बैठी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, उन कमिटीज़ की रिकमेंडेशन को, इन सब को 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस कर एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सबमिट प्रिपेयर किया गया था, और द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन सर्टेन चीज़ेस, और इन सारी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था थोड़े चेंजेस के बाद, और इन सब को मिलाकर बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बहुत ही एक लेंदी एक्ट था। अब इस बीच हुई एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में आया। अगस्त 1932 में आराम से मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि हम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो कम्युनल अवार्ड के मतलब ये जो, तो कम्युनल अवार्ड 1932 में ब्रिटिश ने शेड्यूल कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की थी। मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को, सिख्स को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को, सबको दिया गया था, वो शेड्यूल कास्ट को भी देने की बात की गई थी। मतलब हिंदू कम्युनिटी में ब्रिटिशर्स शेड्यूल कास्ट को सेपरेट ट्रीट करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस डिसीजन से बहुत अपसेट थे। उन्होंने पुणे की यरवड़ा जेल से फास्ट ऑन टू डेथ शुरू कर दिया और ये कहा कि जो कम्युनल अवार्ड है इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए और हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट में। तो वोट तो सब डाल पाएंगे, लेकिन जो सीट्स होंगी उसमें से कुछ सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिज़र्व की जाएंगी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पर शेड्यूल कास्ट। ये था पूना पैक्ट जो
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस पूना फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कम्युनल अवार्ड में मॉडिफिकेशंस की। अब इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट था। इसमें 321 आर्टिकल, 321 सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल्स थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस के हिसाब से ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के लोग बैठेंगे एज अ यूनिट्स। लेकिन ये ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया ही नहीं गया क्योंकि कोई भी प्रिंसली स्टेट ने इसको जॉइंट ही नहीं किया। और जो सेंटर और जो पावर्स थी वो फिर से डिवाइड हुई। पहले तो सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड हुई थी, लेकिन अब 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हुई। एक होगा फेडरल सब्जेक्ट्स जिसमें सेंट्रल लॉ बनाएगा, एक होगा प्रोविंशियल सब्जेक्ट जिसमें प्रोविंसेस लॉ बनाएंगे, इसमें एक होगा कॉन्करेंट सब्जेक्ट जिसमें दोनों लॉ बनाएंगे, सेंटर और प्रोविंस। और रेसिडुअरी पावर इज रेसिडुअरी, प्रैक्टिकली जो वर्ड रेसिडुअरी है इसका मतलब है बची कुची चीज़ें। तो जो वो सब्जेक्ट्स जो ना सेंटर का पार्ट है, जो ना प्रोविंस का पार्ट है और ना जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट का पार्ट है, जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बनाएगा वाइसरॉय। तो वाइसरॉय के पास रेसिडुअरी पावर दी गई थी। तो प्रोविंस पर डायरकी निकाल दी गई और ये रिकमेंडेशन साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पर प्रोविंस से डायरकी निकाल दी गई थी और प्रोविंशियल मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने मोस्टली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस पर पहुंचाई थी। और ये जो डायरकी थी प्रोविंस से हटाकर सेंटर पर कर दी गई थी। और जो फेडरल सब्जेक्ट्स थे वो ट्रांसफ़र और रिजर्व में डिवाइडेड थे और प्रोविंशियल लेवल पर ऑटोनॉमी दे दी गई थी और प्रोविंस की ताकत बढ़ाई गई थी। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ज़्यादा फंक्शंस हो गए थे, इसलिए 6 प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बाईकैमरल किया गया था और ये थे और ये प्रोविंसेस थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंस। इन 6 प्रोविंसेस को बाईकैमरल किया गया था। तो शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व की गई थी, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट था। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिकी बात ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने वुमेंस और लेबरर्स जो वर्कर्स थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी। और जो वोटिंग का क्राइटेरिया था वो थोड़ा रिलैक्स किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में फर्स्ट टाइम डायरेक्ट वोटिंग की बात की गई थी और तब बहुत ही लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, लेकिन अब थोड़ा क्राइटेरिया को लिमिट किया गया था। लेकिन अभी भी 14% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ही वोट डाल सकती थी। RBI बनाया गया था बाय 1935 एक्ट टू कंट्रोल द क्रेडिट एंड करेंसी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जब दो और या फिर 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस को ऐड करके जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू रिक्रूट द सिविल सर्वेंट्स। जो बर्मा यानी कि म्यांमार है वो अलग किया गया था इंडिया से। एक फेडरल कोड बनाया गया था जो आज की डेट में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ये दिल्ली में बनाया गया था 1937 में। ये कहा गया कि प्रोविजंस किए जाएंगे जिससे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बचाया जाएगा। और उड़ीसा और सिंध को अलग किया गया था। ये जिन्ना की 14 पॉइंट्स में से एक पॉइंट था कि सिंध को अलग किया जाए और उसे एक प्रोविंस का दर्जा दिया गया और उड़ीसा को भी अलग किया गया था। फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाई गई थी जिससे रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया गया था जो फेडरेशन के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। अब आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो लेबर पार्टी ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आ गई थी और प्राइम मिनिस्टर बने थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में 30 जून 1948 से पहले ख़त्म हो जाएगा और हम रेस्पॉन्सिबल हैंड्स में इंडिया को हैंड ओवर कर कर चले जाएंगे। तो ये डिसीजन आया, मतलब ये अनाउंस हुआ और उसके बाद मुस्लिम लीग ने एजिटेशन शुरू कर दिया और डिमांड की गई थी कि एक सेपरेट पाकिस्तान बनाया जाए उनके लिए। और again in 3 June 1947 the British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1948 cannot apply to this part of the country which were unwilling to accept it. So Constituent Assembly बनाई गई थी 1946 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये कहा गया कि जो पार्ट कंट्री के ये नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको गवर्न ना करे तो वो इंडिया का पार्ट नहीं बन सकते। मतलब जो आप चाहे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करो, चाहो तो मत करो।
तो सेम डे लॉर्ड माउंटबैटन जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, इन्होंने पार्टीशन प्लान बनाया था जिसको 3 जून प्लान या फिर माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है। 3 जून प्लान या माउंट बैटन प्लान भी कहा जाता है। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान इन एक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो बाउंड्री बनाई थी, और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान, ये जो बाउंड्री बनाई थी, ये बनाई थी रैटक्लिफ कमीशन ने। तो इसलिए इस लाइन को कहा जाता है रैटक्लिफ लाइन। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इंडिया। ये फीचर्स थे एक्ट्स के। फीचर्स ये हैं, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इंडिया, डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। It provided for the partition of India and creation of 2 independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from British Commonwealth। तो इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन बनाए, 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनाए थे, और उनके पास ये राइट था कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के से वो सिसीड मतलब निकल सकते। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जो एक टाइम पे ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, वो कंट्रीज़ का ग्रुप है। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, तो वो उन कंट्रीज़ का ग्रुप है। अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड प्रोवाइडेड ईच डोमिनियन गवर्नर हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्वीन ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। तो वाइसरॉय की पोस्ट को खत्म कर दिया गया, एक गवर्नर जनरल की पोस्ट को बनाया गया, और वो गवर्नर जनरल किंग अपॉइंट करेगा। इसकी एडवाइस पे डोमिनियन कैबिनेट मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान की जो कैबिनेट बनेगी वो रिकमेंड करेगी और उन्हीं को ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा। तो दोनों जो इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली थी, वो उसको कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली को पावर दी गई कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, और कोई भी ब्रिटिश का जो एक्ट आया था इससे पहले, जो भी एक्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919, ये किसी भी एक्ट को अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर अल्टर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पावर द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियन टू लेजिस्लेट देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्ट। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 वाज टू एक्सटेंड एडेड टू न्यू डोमिनियन अनलेस इट एक्सटेंड देयर ऑफ बाय द लॉ ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द डोमिनियन। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही फंक्शन करेगी एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट, मतलब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता और इलेक्शन ना हो तभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ पार्लियामेंट लॉज भी बनाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट करेगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ख़त्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ के फंक्शंस में उसको डाल दिया गया, और ये कहा गया कि ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल इंडिया से निकाल दिया गया है। और प्रिंसली स्टेट को ये फ्रीडम दे दी गई कि वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करे, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करे, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। ये प्रिंसली स्टेट को चॉइस दी गई थी। और उन्होंने ये कहा, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनेट एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये कहा गया कि आप गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेस लेकर चलिए तब तक जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दोनों इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दी गई थी, अगर आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी कुछ अल्टर कर सकते हैं। तो जो ब्रिटेन के किंग थे उन्होंने ये टाइटल एम्परर ऑफ इंडिया टाइटल निकाल दिया। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड। तो 14 अगस्त और 15 अगस्त के मिडनाइट को 1947 को ब्रिटिश रूल हमारे देश से ख़त्म हो गया और पूरी ट्रांसफ़र हमारे इंडिया को दे दी गई, डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई थी। लॉर्ड माउंटबैटन बने हमारे पहले गवर्नर जनरल और पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जवाहरलाल नेहरू। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी 1946 जो पार्लियामेंट की तरह भी काम कर रही थी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान और गवर्नर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारी फर्स्ट कैबिनेट, इंडिपेंडेंट कैबिनेट के जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे होम मिनिस्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे एजुकेशन मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मिथाई थे रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, श्याम मुख शेट्टी थे फाइनेंस मिनिस्टर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे लॉ मिनिस्टर, जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर, सी एच बाबा कॉमर्स मिनिस्टर, रफ़ी अहमद खिदवाई कम्युनिकेशन मिनिस्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के मिनिस्टर, वी एन गडगिल वर्क्स माइंस एंड पावर के मिनिस्टर। तो थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे।